राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो, हम कर रहे थे थर्ड एफोरिज्म में से रिवीजन में हमने फर्स्ट पार्ट में आधा रिवीजन कर लिया था थर्ड एफोरिज्म का। सबसे पहले थर्ड एफोरिज्म में हमने देखा था कि उसका वन लाइनर होता है नॉलेज और प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन ऑफ द फिजिशियन। जहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था इंट्रोडक्शन की हैनेमन सर ने फर्स्ट एफोरिज्म में फिजिशियंस एम की हाउ टू क्योर द पेशेंट, ये फिजिशियन के लिए एक एम सेट कर दिया था फर्स्ट एफोरिज्म में हैनेमन सर ने। फिर सेकंड एफोरिज्म में व्हाट इज़ द आइडियल फॉर्म ऑफ क्योर, यानी कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर के बारे में बताया था। लेकिन अब उस क्योर तक पहुंचने के लिए फिजिशियन के पास जो रिक्विजिट नॉलेज होने चाहिए उसके बारे में उन्होंने थर्ड और फोर्थ एफोरिज्म में डिस्कस किया है, जिसमें से हमने सबसे पहले थर्ड एफोरिज्म के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हैनेमन सर ने कहा है कि अगर फिजिशियन के पास ये सारे नॉलेज क्लियरली है, यानी फिजिशियन ये नॉलेज को क्लियरली परसीव करता है, तो वो समझ सकता है कि कैसे किसी भी पेशेंट को जुडिशियली और रैशनली वो ट्रीट कर सकता है और कैसे जुडिशियल और रैशनल ट्रीटमेंट से वो ट्रू प्रैक्टिशनर बन सकता है हीलिंग आर्ट का। इसीलिए इस एफोरिज्म को ऑर्गेनन का एसेंस भी बोला गया है या फिर की इंडेक्स भी बोला गया है ऑर्गेनन का, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें एंटायर ऑर्गेनन में एक्सप्लेन की गई है। यहाँ पर बुक जो भी हम पढ़ते हैं वही सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल में इस बुक में बात की गई है। विदाउट द नॉलेज द फिजिशियन कैन नॉट बी कॉल्ड प्रैक्टिशनर ऑफ ट्रू हीलिंग आर्ट। यानी हैनेमन सर के अकॉर्डिंग अगर फिजिशियन के पास ये सारे नॉलेज नहीं है या फिर इसमें से कोई भी नॉलेज प्रॉपरली नहीं है तो वो ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट नहीं कहलाएगा। और थर्ड एफोरिज्म में हैनेमन सर ने जिस पॉइंट्स के बारे में बात की है सबसे पहले वो देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है नॉलेज ऑफ डिसीज, सेकंड है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, थर्ड है नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, फोर्थ है नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी। ये 4 पॉइंट्स हमने फर्स्ट रिविजन में कवर अप किया था, जिसको हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी देखा हुआ है। अब उसके बाद के जो 4 पॉइंट्स है वो हम आज कवर अप करेंगे। So knowledge of disease, medicinal power, application of drug knowledge to disease knowledge and choice of remedy, ये देखने के बाद फिफ्थ पॉइंट है knowledge of the exact mode of preparation और pharmacy, सिक्स्थ है knowledge of proper dose required, सेवेंथ है knowledge of repetition of dose and एट्थ है knowledge of obstacles to cure and their removal। ये सारी चीज़ें थर्ड एफोरिज्म में है, जिसमें से फर्स्ट 4 पॉइंट पार्ट 1 रिविजन में है और सेकंड 4 पॉइंट्स है वो पार्ट 2 रिविजन में। फोर्थ एफोरिज्म इसके बाद हम देखेंगे, जिसमें हैनेमन सर ने एक्सप्लेन किया है अबाउट द नॉलेज ऑफ द थिंग्स दैट डिरेंज द हेल्थ, द थिंग्स दैट कॉजेस डिसीज एंड हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम द पेशेंट। सो नॉलेज ऑफ डिसीज में कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? हैनेमन सर इस पॉइंट के रिगार्डिंग ऐसा बताते हैं कि सबसे पहला नॉलेज जो फिजिशियन के पास होना चाहिए वो उसको ये पता होना चाहिए कि उससे पेशेंट में क्योर क्या करना है, यानी कि नॉलेज अबाउट द डिसीज की डिसीज कौन सा है, उससे क्या क्योर करना है इन द पेशेंट। इसीलिए बिगिनिंग में ही हैनेमन सर ने ये बता दिया है कि हर एक को इंडिविजुअली हम क्योर करते हैं, इसीलिए इंडिविजुअली हमें ये क्लियरली परसीव करना है कि डिसीज में हमें क्या क्योर करना है और हर एक इंडिविजुअल में वो चीज़ क्या है जो उस डिसीज को उस स्टेट में उस पर्सन में इंडिविजुअलाइज करती है। और इसलिए हैनेमन सर ने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया था परसीव, यानी कि अच्छे से समझना है बाय अवर लॉजिकल माइंड। फर्दर भी इस नॉलेज ऑफ डिसीज को 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, नॉलेज ऑफ डिसीज इन जनरल एंड नॉलेज ऑफ डिसीज इन पर्टिकुलर। इन जनरल यानी डिसीज को इन जनरल में हमें उसका जो जनरल नॉलेज है वो होना चाहिए, यानी सपोज कि फॉर एग्जांपल किसी को रिंगवर्म जैसा कोई डिसीज है तो सबसे पहले आपको बेसिक इन जनरल नॉलेज होना चाहिए रिंगवर्म का। फिर उस पर्सन में पर्टिकुलरली क्या ऐसा इंडिविजुअलाइज करता है, क्योंकि रिंगवर्म के लिए होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन है, तो क्या ऐसी इंडिविजुअल क्वालिटी है जिसके लिए हम एक्सेप्ट सिमिलर मेडिसिन फाइंड करेंगे। सो नॉलेज ऑफ डिसीज इन पर्टिकुलर, सो ये 2 पॉइंट्स है, नॉलेज ऑफ डिसीज इन जनरल एंड नॉलेज ऑफ डिसीज इन पर्टिकुलर। और लास्ट का ये चार्ट था नॉलेज ऑफ डिसीज इन जनरल, नॉलेज ऑफ डिसीज इन पर्टिकुलर। जनरल में कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, दैट इज डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज, और इंडिविजुअलाइजेशन में स्ट्रेंज, अनकॉमन एंड पिक्यूलर सिम्टम्स, यानी कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट। सेकेंड पॉइंट है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, यानी कि मेडिसिनल पावर की जो मेडिसिन हम देते हैं उसके जो पावर है या फिर जो मेडिसिन है उसके रिलेटेड का नॉलेज। इस पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट है, जो याद रखना है वो है
कि आप जो भी मेडिसिन दे रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हैनेमन सर ने एलोपैथी की प्रैक्टिस इसीलिए क्विट की थी क्योंकि उनको उनके बारे इस मेडिसिन के बारे में उतना पता नहीं था कि वो बॉडी में जाने के बाद क्या करती है, और इसीलिए उन्होंने ह्यूमन ड्रग प्रूविंग स्टार्ट करवाई। सो वेल प्रूवन मेडिसिन होनी चाहिए। डिसीज़ की ड्रग जो ड्रग की जो डिसीज़ प्रोड्यूसिंग पावर है वो भी आपको पता होनी चाहिए, और डिसीज़ क्योरिंग पावर भी है जो मेडिसिन की जो डिसीज़ प्रोड्यूसिंग पावर है वो भी आपको पता होनी चाहिए, और मेडिसिन की जो डिसीज़ क्योरिंग पावर है वो भी आपको पता होना चाहिए। The disease producing capacity of the medicine is the disease curing power of the medicine, and that is the important knowledge of the medicine. So ये चीज़ें हैं जो important है, जो आपको याद रखनी है। In short conclusion में हमने ये देखा था कि knowledge of the medicine denotes the knowledge of the pathogenetic power. Consequently, the disease curative power of the medicine, which can be known by the drug proving on healthy human beings, healthy individuals, and also to extent by applying medicines on sick person with some care and restrictions. सो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में हमने इतना इंपॉर्टेंट देखा था। फिर थर्ड पॉइंट था फिर हमारा थर्ड पॉइंट था नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, जिसमें हमने देखा था कि अब हमारे पास ड्रग नॉलेज भी है, डिसीज का नॉलेज भी है, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे पे अप्लाई कैसे करना है। तो इसके एप्लीकेशन के लिए आपको लॉ ऑफ सिमिलिया, जो होम्योपैथी का बेसिक लॉ है, इसके बारे में पता होना चाहिए, और तभी आप अच्छे से रेमेडी और डिसीज के बीच का एक रिलेशन समझ पाएंगे, उसके बीच में एक सिमिलरिटी फाइंड कर पाएंगे, और सिम्टम सिमिलरिटी के बीच पर मटीरिया से आप अच्छे से कोई मेडिसिन फाइंड कर पाएंगे। सो नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज के लिए फिजिशियन के पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक लॉज का, और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है उसका। और इसके लिए आपको कौन से सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली समझने हैं, ऑर्गेनन है, मटीरिया है, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ और भी इसके बाद आने वाले सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रेमेडी, प्रॉपर डोज, प्रॉपर रिपीटेशन ऑफ मेथड, और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के साथ। सो फोर्थ पॉइंट था हमारा नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी। चॉइस ऑफ रेमेडी के लिए भी आपके पास फंडामेंटल लॉ जो है लॉ ऑफ सिमिलिया, उसका भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए आपके पास। पिछले जो एप्लीकेशन वाला पॉइंट था उसमें आपके पास आपको ये पता था कि वो एकमात्र ऐसा लो है जो क्यूरेटिव लो है। यहाँ पर आपको उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में ज़्यादा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सिंगल रेमेडी अच्छे से फाइंड कर पाओगे सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पर। और उसके लिए यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं: नॉलेज ऑफ मटीरिया मेडिका, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, अदर एलाइड मेडिकल सब्जेक्ट्स, ऑर्गेनन एंड होम्योपैथिक फिलोसॉफी। सो यहाँ तक तो हमने क्विक रिविजन किया 5-7 मिनट में बेसिक इंट्रोडक्शन का, जो 4 पॉइंट्स जो हमने कल किए थे उसका। अब है फिफ्थ पॉइंट, नॉलेज ऑफ फार्मेसी। नॉलेज ऑफ फार्मेसी ऑल्सो नॉन एज नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन, यानी कि एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन इज फार्मेसी। सो नॉलेज ऑफ फार्मेसी को आप ऐसा भी बोल सकते हो, नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। Even after the correct selection of the medicine, the disease cannot be cured until and unless the medicine which is to be applied is genuine and of unimpaired strength, so that the physician can rely upon the therapeutics power. Even after the correct selection of the medicine, यानी कि करेक्टली आपने मेडिसिन सिलेक्ट कर ली, उसके बाद भी डिसीज तब तक क्योर नहीं होगा जब तक वो मेडिसिन जो आप अप्लाई कर रहे हो वो जेन्युइन है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, और फिजिशियन उस पर अच्छे से ट्रस्ट कर सकता है उसकी थेरापेटिक्स पावर पर। अगर वो मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिजिशियन को उस कंडीशन में भी क्योर नहीं मिलेगा। इसीलिए ये पॉइंट है कि सिलेक्शन के बाद भी अगर जेन्युइन नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है मेडिसिन में, फिजिशियन उस मेडिसिन पे रिली नहीं कर सकता, ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो थेरापेटिक पावर पे, तो पेशेंट क्योर नहीं होगा। और ये जेन्युइन मेडिसिन है या नहीं, ये कैसा पता चलेगा? तो वो पता चलेगा जब फिजिशियन के पास नॉलेज होगा एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन का, कि कैसे प्रिपेयर होती है, तब उसको पता चलेगा कि जो प्रिपेयर जिस मेथड से हुई है वो जेन्युइन है या नहीं। सो द फिजिशियन मस्ट नो द एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट मेडिसिन एंड ही शुड बी प्रीवियसली अश्योर्ड ऑफ द जेन्युइननेस, सो दैट इन द केस ही इज अनेबल टू गेट द जेन्युइन मेडिसिन ही इज एबल टू प्रिपेयर हिमसेल्फ। यानी कि इसीलिए फिजिशियन के पास ही एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए, कि कैसे डिफरेंट मेडिसिन डिफरेंट मूड से बनती है, और जो मेडिसिन है उसके पास है वो जेन्युइन है या नहीं। अगर उसने जेन्युइननेस को अच्छे से प्रीवियसली एश्योर कर लिया और उसको पता चला कि मेडिसिन जेन्युइन नहीं है, तो अगर उसको पता है तो वैसे केस में वो खुद भी वो मेडिसिन बना सकता है। ऑल मेडिसिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस्ड इन एवरी व्हीकल। अगर फिजिशियन के पास ये नॉलेज होगा फार्मेसी का कि वो कैसे बनती है, तो उसको ये भी पता होगा कि वो किस व्हीकल के साथ उसको देनी है। सारी मेडिसिन आप सारे व्हीकल में नहीं बना सकते और सारे व्हीकल में डिस्पेंस नहीं कर सकते, उसके भी अपने कुछ क्राइटेरिया है जिसको डिटेल में फार्मेसी सब्जेक्ट में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है।
The doses of trituration cannot be prepared in distilled water or aqueous solution cannot be dispensed in globule. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जो डोजेस है ट्राइचुरेशन की उसको आप डिस्टिल वाटर में नहीं बना सकते और जो एक्वास सॉल्यूशन है उसको आप ग्लोब्यूल्स में डिस्पेंस नहीं कर सकते. Hence, the physician must know the method of preparation of dose and also the vehicle needed for different kind of medicines. इसीलिए फिजिशियन को पता होना चाहिए कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए डोज के प्रिपरेशन के लिए कौन सा व्हीकल चाहिए और कैसी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन बनती है. इससे आपको पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंस है द नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी. फार्मेसी का नॉलेज क्यों होना चाहिए फिजिशियन के पास, ताकि उसको मेडिसिन के जेन्युइननेस के बारे में पता हो, ताकि उसको ये पता हो कि उसको कैसी मेडिसिन किस फॉर्म में देनी है, किस डोज में देनी है, किस डोज को किस फॉर्म में देना है. ये सारी चीज़ें फार्मेसी में आती है और इसीलिए फार्मेसी का नॉलेज फिजिशियन के पास होना चाहिए, तभी जाकर वो पेशेंट को ठीक से क्योर कर पाएगा. क्योंकि एट द एंड सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे तभी एक सक्सेसफुल केस क्योर होगा. सब कुछ अच्छे से होना चाहिए. सो 6th पॉइंट इज नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज एंड पोटेंसी. हमने 5th पॉइंट देख लिया, नॉलेज ऑफ फार्मेसी. बेसिक 2-4 चीज़ें याद रख लो अच्छे से. अगर आपने पूरा टॉपिक समझा हुआ है देन यू कैन राइट बाय योरसेल्फ. सो ये बेसिकली यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए ही लंबे वीडियोस होते हैं, थोड़े नॉर्मल वीडियोस से, और ये क्विक रिविजन वीडियो होते हैं एट द एंड रिवाइज करने के लिए. सो 6th पॉइंट है नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज एंड पोटेंसी. कि प्रॉपर डोज और प्रॉपर पोटेंसी के लिए आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए. कैसे आपको पता चलेगा कि जो डोज आप दे रहे हो, जो पोटेंसी आप दे रहे हो वो प्रॉपर है या नहीं. द डोज इज द अमाउंट ऑफ द मेडिसिन रिक्वायर्ड टू क्योर द पेशेंट. जो डोज है वो मेडिसिन का एक ऐसा अमाउंट है जो पेशेंट को क्योर करने के लिए रिक्वायर होता है. The dose is the amount of the medicine required to cure the patient. But in homeopathy, the medicines are dynamized here. The quality of the medicines is important than quantity. होम्योपैथी में मेडिसिन है उसको डायनामाइज किया जाता है. क्यों? क्योंकि जो मेडिसिन की क्वालिटी है वो क्वांटिटी से ज़्यादा मैटर करती है, और वो क्वालिटी है जो क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है हमारी होम्योपैथी में. ये डायनामाइजेशन की जो सारी थियरीज हमने फार्मेसी में पढ़ी थी उसमें सब कुछ आ गया है. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनिमम डोज इज मैंडेटरी इन होम्योपैथी. जो एडमिनिस्ट्रेशन है मिनिमम डोज का वो मैंडेटरी है, वो इम्पोर्टेंट है होम्योपैथी में. मिनिमम डोज यानी कि क्या? द मिनिमम डोज इज द वन विच कैन ब्रिंग अबाउट द क्यूरेटिव रिएक्शन इन द वाइटल फोर्स. मिनिमम डोज हम उसको बोलेंगे, मिनिमम डोज है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है. किसी पर्सन में कुछ छोटे डोज में उसको रिएक्शन आ जाएगा, किसी पर्सन में कुछ हाई डोज में रिएक्शन आएगा. मिनिमम डोज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के लिए वो होता है जो उस वाइटल फोर्स में, उस पर्सन के वाइटल फोर्स में क्यूरेटिव रिएक्शन लाने के काबिल हो. द मिनिमम डोज इज द वन विच कैन ब्रिंग अबाउट द क्यूरेटिव रिएक्शन इन द वाइटल फोर्स. दिस नॉलेज ऑफ डोज कैन बी एक्वायर्ड बाय स्टडिंग द पोसोलॉजी. ये जो नॉलेज है डोज का, ये आपको तब पता चलेगा जब आपने पोसोलॉजी अच्छे से इन डिटेल में पढ़ी हो. After choosing the exact remedy, it is important to select the right dose to the patient because the same medicine is different in different potency and quantity produces different effects. After choosing exact remedy choose करने के बाद अगर potency इधर उधर हो जाती है तो वो अच्छे से काम नहीं करेगी, क्योंकि right dose select करने के बाद आपको right potency भी select करनी है, तभी जाकर वो patient में कुछ असर करेगी. Because the same medicine in different potency, यानी एक ही मेडिसिन डिफरेंट पोटेंसीज में उसका वर्क भी डिफरेंट होता है, वो टारगेट भी डिफरेंट चीज़ को करती है, वो क्योर भी डिफरेंट चीज़ को करती है. तो डिफरेंट पोटेंसीज में उसकी एक्शन बदल जाती है, उसकी इफेक्ट बदल जाती है. तो इसीलिए आपको करेक्ट पोटेंसी सिलेक्ट करने के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पोसोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर आपके पास प्रॉपर डोज और प्रॉपर पोटेंसी के बारे में आपको पता होगा, तभी जाकर आप प्रॉपर क्योर ला पाएंगे प्रॉपर पोटेंसीज की हेल्प से. Besides, large doses will causes unnecessary suffering and too small doses may be ineffective. Hence, proper dose is to be applied. लार्ज डोजेस है वो अगर आपने नॉर्मल मिनिमम डोज से ज़्यादा लार्ज डोज दे दिया तो हो सकता है कि वो अननेसेसरी सफरिंग्स कोज करे, एग्रावेशन कोज करे पेशेंट में. और अगर आपने बहुत स्मॉल डोज दे दिया तो हो सकता है वो बहुत स्मॉल डोज इनफेक्टिव हो, पेशेंट में कुछ भी चेंजेस ही ना लाए. इसीलिए प्रॉपर डोज को सिलेक्ट करना, अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है. According to Stout-Close, the following are the factors which guide in the choice of remedy or dose. यानी कि Stout-Close ने कुछ क्राइटेरिया दिया है जो हमें गाइड करते हैं कि हमें कैसे रेमेडी या फिर डोज को सिलेक्ट करना है. सबसे पहली चीज़ जो है वो है ससेप्टेबिलिटी, यानी कि पेशेंट की अपनी क्या ससेप्टेबिलिटी है, वो
कि किन किन चीज़ों से ससेप्टेबल है, और ससेप्टेबिलिटी एक अलग ही टॉपिक है, ये इन डिटेल में पढ़ने के बारे में आता है। लेकिन अभी आप ऐसा याद रखो कि ससेप्टेबिलिटी है पेशेंट की, उस पर डिपेंड करता है डोज। अगर हाई ससेप्टेबिलिटी है तो डोज अलग होगा, अगर उसकी ससेप्टेबिलिटी लो है तो भी डोज अलग होगा। सेकेंड है द सीट ऑफ द डिसीज, यानी डिसीज है वो कौन सी जगह पर बॉडी में प्रेजेंट है, द सीट ऑफ द बॉडी, कौन सी जगह पर डिसीज ने कब्जा किया है। थर्ड इज द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज, यानी कि नेचर कैसा है डिसीज का और इंटेंसिटी कैसी है डिसीज की। द प्रीवियस, और फोर्थ पॉइंट है द प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, यानी कि प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, पहले जो उस डिसीज की ट्रीटमेंट हुई थी ये। तो पोटेंसी सिलेक्ट करने के लिए स्टाउट-क्लॉस ने जो फिनोमिना दिया है, जो एक क्राइटेरिया दिया है, जो गाइड दी है, उसमें ये 4 पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, सेकेंड है सीट ऑफ द डिसीज, थर्ड है नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज, एंड फोर्थ है प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, सीट ऑफ द डिसीज, नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज, एंड प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, ये 4 चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद, यानी कि पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी, डिसीज का सीट, नेचर, इंटेंसिटी और प्रीवियस ट्रीटमेंट, इनको ध्यान में रखने के बाद आपको एक प्रॉपर डोज को सिलेक्ट करना है रेमेडी के। और ये चीज़ आपको कहाँ से सीखने को मिलेगी, तो द नॉलेज कैन बी डिराइव फ्रॉम नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड फिलोसॉफी, नॉलेज ऑफ मटीरिया मेडिका, नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी, एंड यू कैन ऑल्सो इंक्लूड हियर द नॉलेज ऑफ फार्मेसी। सेवेंथ पॉइंट है हमारा नॉलेज ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोज, यानी कि डोज को कितनी बार रिपीट करना है, कब रिपीट करना है, कैसे रिपीट करना है, वगैरह वगैरह। हाउ एंड व्हेन टू एडमिनिस्टर द रेमेडी टू द पेशेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एज सिलेक्टिंग द प्रॉपर रेमेडी, यानी कि हाउ एंड व्हेन, आपको कैसे और कब एडमिनिस्टर करना है किसी भी रेमेडी को किसी भी पेशेंट को, ये इम्पॉर्टेंट है सिलेक्टिंग द प्रॉपर, मतलब प्रॉपर रेमेडी को सिलेक्ट करने के बाद जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है या फिर उसके जैसी उसके जितनी ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है किस टाइम पर डोज को देना और उसको कितनी बार रिपीट करना। सो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जितना रेमेडी को सिलेक्ट करना या फिर रेमेडी सिलेक्ट करने के बाद उसको किस पोटेंसी में देना। दोनों सारे पॉइंट साइमल्टेनियसली इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई भी कम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रिपीटेशन ऑफ द डोज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, अब रिपीटेशन है डोज का वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके कुछ सब पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है द नेचर ऑफ द डिसीज, यानी कि एक्यूट है, क्रॉनिक है, वगैरह वगैरह। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द डिसीज, सेकेंड इज द नेचर ऑफ द मेडिसिन, नेचर ऑफ द मेडिसिन यानी शॉर्ट एक्टिंग है, डीप एक्टिंग है, सुपरफिशियल है, वगैरह वगैरह। नेचर ऑफ द डिसीज, नेचर ऑफ द मेडिसिन, एंड थर्ड इज द रिएक्शन ऑफ द पेशेंट टू दैट रेमेडी, यानी कि पेशेंट है वो क्या रिएक्शन दे रहा है उस पर्टिकुलर रेमेडी को। हमने इससे पहले पॉइंट किया था जो पोटेंसी या डोज का, उसमें आपको पोसोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। फिर स्टाउट-क्लॉस ने 4 पॉइंट्स दिए थे, ससेप्टेबिलिटी, फिर डिसीज की सीट, डिसीज की इंटेंसिटी और नेचर, और डिसीज की प्रीवियस ट्रीटमेंट। और इसके रिगार्डिंग हमने देखा था कि उसके साथ साथ पेशेंट के ऊपर अलग अलग एक मेडिसिन अलग अलग पोटेंसीज में डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो इसीलिए आपको करेक्ट पोटेंसी सिलेक्ट करनी है। वैसे ही यहाँ पर करेक्ट मेडिसिन सिलेक्ट करने के बाद अगर आप उसको प्रॉपरली रिपीट नहीं करोगे तो भी हो सकता है कि एट द एंड रिजल्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो, रिजल्ट में चेंजेस आए। सो पहला जो पॉइंट था वो था नेचर ऑफ डिसीज, दूसरा नेचर ऑफ मेडिसिन, तीसरा है हमारा द रिएक्शन ऑफ द पेशेंट टू दैट रेमेडी, यानी कि उस पेशेंट का क्या रिएक्शन है उस पर्टिकुलर रेमेडी। जो फर्स्ट पॉइंट है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। इन एक्यूट केसेस द मेडिसिन कैन बी रिपीटेड इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, यानी एक्यूट केसेस में मेडिसिन को आप फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में रिपीट कर सकते हो, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में एक्यूट केसेस में। वेरेज इन क्रॉनिक केसेस रिपीटेशन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, डिसीज टू डिसीज। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कॉमन होता है ज़्यादातर 90-95%। So whereas in chronic disease the repetition cannot be done frequently but by careful observations and based on the reactions shown by the patient the repetition can be done, यानी कि पेशेंट कैसा रिएक्ट कर रहा है उसके बेसिस पर वो बेसिक ऑब्जर्वेशंस करने के बाद आप क्रॉनिक में रिपीटेशन डिसाइड कर सकते हो, जबकि एक्यूट केसेस में आप फ्रीक्वेंट रिपीटेशन कर सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट था हमारा नेचर ऑफ द मेडिसिन, यानी कि द शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन कैन बी रिपीटेड इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, यानी कि जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है उसको आप फ्रीक्वेंट इंटरवल में रिपीट कर सकते हो, जबकि जो डीप एक्टिंग मेडिसिन है शुड नॉट बी रिपीटेड टू फ्रिक्वेंटली, दे मस्ट बी लेफ्ट टू कंप्लीट देयर एक्शंस फुली, यानी कि जो डीप एक्टिंग मेडिसिन है उसको आप उतना फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि उसको रिपीट करने के लिए
आपको पहले उसको टाइम देना होगा कि वो अपनी एक्शन प्रॉपरली करे उस पेशेंट पे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही आप उसको रिपीट करोगे। तो द शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन कैन बी रिपीटेड इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, द डीप एक्टिंग मेडिसिन शुड नॉट बी रिपीटेड टू फ्रीक्वेंटली, दे मस्ट बी लेफ्ट टू कंप्लीट देयर एक्शंस फुली। फिर थर्ड पॉइंट था, एज सुन एज द पेशेंट शोज द साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट एनी फर्दर रिपीटेशन ऑफ द रेमेडी हैज़ टू बी स्टॉप्ड और ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। यानी एज सुन एज द पेशेंट शोज द साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट मीन्स जैसे ही पेशेंट शो करे कि अब वो इम्प्रूव हो रहा है, साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट शो करे, कोई भी फर्दर रिपीटेशन है वो रेमेडी का वो नहीं होना चाहिए, या फिर ग्रेजुअली आपको उस रिपीटेशन को कम करते जाना है। देर आर सम फंडामेंटल्स ऑफ रिपीटेशंस ऑफ रेमेडी, और ऐसे ही कुछ और फंडामेंटल पॉइंट्स है रिपीटेशन ऑफ रेमेडीज के जो आपको याद रखने हैं। सो बेसिकली नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ रेमेडी में आपको ये पता होना चाहिए कि वो भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी और पोटेंसी सिलेक्शन, उतना ही इंपॉर्टेंट है रिपीटेशन के बारे में। रिपीटेशन है वो आपको कब करना है, कैसे करना है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और ये चीज़ें 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द डिसीज, नेचर ऑफ द मेडिसिन और पेशेंट्स एंड पेशेंट रिएक्शन टू द मेडिसिन। सो इन 3 चीज़ों के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे रिपीट करनी है, कब रिपीट करनी है। यहाँ तक बात हुई 7th पॉइंट तक की। अब है ये 8th पॉइंट, नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू क्योर एंड देयर रिमूवल। यानी कि ऑब्स्टेकल्स जो हमारे क्योर के रास्ते में आते हैं उसको कैसे क्योर करना है, कैसे रिमूव करना है। Health is a condition of the capability of maintaining perfect harmony of the organism with his surrounding। यानी हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसमें आप एक परफेक्ट बैलेंस करने के बाद ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग में परफेक्ट बैलेंस होता है कि ऑर्गेनिज्म को अपनी सराउंडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। वो एक कैपेबल होता है अपनी आसपास की सराउंडिंग से बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो हेल्थ एक ईज वाली कंडीशन है, कंफर्ट वाली कंडीशन है। A healthy person can adjust। Health is a condition of or capability of maintaining perfect harmony of the organism with his surrounding। ये हमने देखा। A healthy person can adjust to his environment in certain limits। एक healthy person जो होता है वो adjust कर सकता है अपनी environment से कुछ certain limits तक। बट इन डिसीज्ड स्टेट ही लूजेज द पावर ऑफ एडजस्टमेंट। लेकिन जो डिसीज स्टेट होता है उसमें उसकी जो ये एडजस्टमेंट की पावर है वो लूज कर देता है। इन स्पाइट ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी एंड डोज। यानी कि आपने अगर प्रॉपर सिलेक्शन कर दिया रेमेडी का और डोज का, उसके बाद भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उस मेडिसिन को एक्ट नहीं करने देते, उसके रास्ते में आते हैं, उस क्योर तक उस बात को पहुंचने नहीं देते। इन स्पाइट ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी एंड डोज, सम फैक्टर्स डज नॉट अलाउ द मेडिसिन टू एक्ट एज वेल एज ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ द क्योर। Regulation of diet and regimens along with the remedy will help us in controlling these obstacles to cure। यानी कि अगर आप प्रॉपरली डाइट को, उसके अलावा कुछ रेजिमेंट्स है उसको अगर आप प्रॉपरली रेगुलेट करोगे रेमेडी के साथ, मेडिसिन के साथ, तो ये आपको हेल्प करेगा ऐसे कुछ ऑब्स्टिकल्स है जो क्योर के रास्ते में आते हैं उसको मिटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए। देयर आर सम फैक्टर्स दैट हिंडर क्योर by obstructing the effect of properly prescribed medicine in spite of suitable dose and proper repetition। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रोकते हैं क्योर को, होने नहीं देते, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कुछ इफेक्ट्स को। हमारी जो मेडिसिन है वो जो इफेक्ट करती है उसकी इफेक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, होने नहीं देते, इन स्पाइट ऑफ सुटेबल डोज एंड प्रॉपर रिपीटेशन। तो ऐसी चीज़ों को रिमूव करने के लिए सो द फिजिशियन हैज़ टू नो व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स टू क्योर। सबसे पहले तो फिजिशियन को ये पता होना चाहिए उस रिमूव करने के लिए कि ये ऑब्स्टिकल्स है कौन से उस पर्टिकुलर केस में। सो द फिजिशियन हैज़ टू नो what are the obstacles to cure in that particular case। He should also know how to remove these obstacles in order to make the cure permanent। और उसको ये भी पता होना चाहिए, ये आइडेंटिफाई करने के बाद कि वो ऑब्स्टिकल कौन से है, उसको कैसे रिमूव करना है परमानेंटली क्योर लाने के लिए। और एंड द ऑब्स्टिकल्स टू क्योर मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। और ये जो ऑब्स्टिकल्स है क्योर करने के लिए उसके भी फर्दर टाइप्स है, जैसे कि वो टाइप्स देखने के पहले ये इतना याद रखो लो कि नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर में आपको ये समझना है, ये लिखना है इन शॉर्ट कि कोई भी मेडिसिन है अगर वो प्रॉपरली सिलेक्ट हुई है, प्रॉपर डोज है, प्रॉपर रिपीटेशन है, उसके बाद भी काम नहीं कर रही है, तो कोई ऑब्स्टिकल है जो उसको काम करने से रोक रहा है। वो ऑब्स्टिकल के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। वो ऑब्स्टिकल को आप कैसे रिमूव करके परमानेंट क्योर ला सकते हो, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सो ये चीज़ें हैं जो रोकती है क्योर को पेशेंट में आने से, या फिर इफेक्ट ही नहीं होने देती उस मेडिसिन का उस पेशेंट पे। तो इसीलिए आपको ये ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक ऑब्स्टिकल्स को रिमूव नहीं करोगे क्योर पॉसिबल नहीं है। इसके फर्दर टाइप्स में है एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कोज।
जिसमें हमने देखा कि द कंडीशन प्रेसिडेंट टू सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ द नीडेड ड्रग स्टिमुलेट्स is the knowledge of dietetic, hygienic, or of any other factors which may serve as an exciting or maintaining cause. This implies the knowledge of hygiene, sanitization and nutrition. एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कोज यानी कि वो कोज जो डिसीज कंडीशन को या तो एक्साइट करे या फिर वो मेंटेन रखे उस डिसीज कंडीशन को। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, अ पर्सन इज बीइंग ट्रीटेड फॉर हिज क्रोनिक डायरिया. The correct medicine in suitable dose has been administered, but there is no cure. On further investigation, it was found that there is error in his diet. He is taking such a diet which is not suitable to the disease. The patient is not cured until the error is corrected. यानी कि कोई पेशेंट है डायरिया का, उसको आपने बेसिकली एक अच्छी मेडिसिन सेलेक्ट करके एक सिमिलर मेडिसिन अच्छे डोज में रिपीटेशन के साथ दे दी, लेकिन वो इफेक्ट नहीं करेगी जब तक कि वो अपनी डाइट को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो डाइट वो सुटेबल नहीं। अगर डायरिया है और फिर भी वो जंक फूड खा रहा है, ऐसी चीज़ें खा रहा है जिससे उसके पेट की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को एग्रेवेट करे, कोई चीज़ अच्छे से ना होने दे डाइजेशन को, तो वो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगी जब तक कि वो अपनी डाइट को करेक्ट नहीं करेगा। सो ये कुछ फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कोज में कुछ ऐसे फैक्टर्स जो उस कंडीशन को मेंटेन करते हैं या फिर एक्साइट करते हैं। तो इसके रिमूव करने और इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए कुछ बेसिक हाइजीन, सैनिटाइजेशन, न्यूट्रिशन, डाइट्स रिलेटेड, रेजिमेंट्स रिलेटेड। फिर दूसरा है मियाजमेटिक कोज। मियाजमेटिक कोज में इन द क्रॉनिक मियाजमेटिक डिसीज द मियाजम्स में एक्ट एज एन ऑब्स्टिकल्स इन द वे टू क्योर, यानी जब तक आप एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन नहीं दोगे, मियाजम को रिमूव नहीं करोगे, तब तक वो क्रॉनिक डिसीज क्योर नहीं होगा। तो यहाँ पर मियाजम्स इटसेल्फ इज एन ऑब्स्टिकल। Hence, in order to cure such cases, they need proper and anti-miasmatic treatment. फिर थर्ड पॉइंट है पैथोलॉजिकल कोजेस। इसमें दो टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जैसे कि आप देखें इन डिटेल, डिसीज इज द मॉर्बिड प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल फोर्स। यानी डिसीज एक मॉर्बिड प्रोसेस है, एक ऐसी चीज़ है जो फंक्शनिंग है वाइटल फोर्स की वो बिगाड़ देती है। इफ द प्रोसेस इज अनचेक्ड, अगर ये प्रोसेस को आप अनचेक्ड रहने दोगी, इट इवेंचुअली लीड्स टू स्ट्रक्चरल डैमेज। उसकी वजह से अगर आप उसको क्योर नहीं करोगे, ठीक नहीं करोगे, तो वो अल्टीमेटली स्ट्रक्चरल डैमेजेस तक पहुंच जाएगी। दिस स्ट्रक्चरल डैमेजेस मे बी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के हो सकते हैं, रिवर्सिबल और दूसरा है इरिवर्सिबल। जो इरिवर्सिबल टिश्यू चेंजेस है एक्ट्स एज एन ऑब्स्टिकल टू रिस्टोरेशन ऑफ प्रीवियस हेल्दी कंडीशंस। यानी जो इरिवर्सिबल कंडीशंस है उसमें चेंजेस ऐसे होंगे, यानी कि इरिवर्सिबल चेंजेस ऐसे होंगे कि वो पहले जैसे अब नहीं हो पाएंगे। तो वहाँ पर जो टिश्यू है जो इरिवर्सिबल कंडीशन में पहुँच गए हैं, वो अपने आप में ही एक ऑब्स्टिकल है जो प्रीवियस हेल्दी कंडीशन में आने से रिस्टोर करेगा, आपको रोकेगा, होगा नहीं रिस्टोर। मतलब इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी फॉर द फिजिशियन टू एक्वायर साउंड नॉलेज ऑफ द हाइजीन, न्यूट्रिशन, मियाजम, पैथोलॉजी एक्सेट्रा। फिर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और ये सारी चीज़ें हमने इन डीप ये नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल वाले पॉइंट में बहुत ईजीली अंडरस्टैंड हो जाए इसे पॉइंट्स में डिस्कस किया है। अभी तो हमने सिर्फ रीड करके समझ लिया है। सो ये रिवीजन पार्ट 2 यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली। बेसिकली फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में पूरा थर्ड एफोरिज्म कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और ये सारी चीज़ें अब कंप्लीट हो गई है। थर्ड एफोरिज्म इज टोटली कंप्लीटेड। नाउ अब से होगा फोर्थ एफोरिज्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।